सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, बेनिफिट्स हमें मिल चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, मतलब क्या हमारा एक्सपेंस, क्या हमारा खर्चा हो चुका है, यस, लेकिन आपने पे नहीं करा, तो पेमेंट हुई है, खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट हुई है, पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, जब आप किसी चीज की पेमेंट नहीं करते तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, उधार। क्या बन जाता है, उधार। तो उधार की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, आपको समझ आई बात? ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए एक लायबिलिटी होता है। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, एक्सपेंसेस जो ड्यू थे हमने पे नहीं करे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैंने सैलरी पे करी, सैलरी पे करी इन सॉरी 2019-20, ये हमारा साल है 2019-20। अच्छा मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया था, इसको हमने 2019-20 क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों ने तो कैलेंडर ये देखा होगा 2019 का, 2020 का, अब आप देखोगे 2021 का। ठीक है, ये कौन से ईयर है, ये हमारे कैलेंडर ईयर्स हैं। कौन से ईयर्स हैं, कैलेंडर ईयर्स हैं। लेकिन जब हम अपने अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं, जब हम अपने अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, और 1 अप्रैल से लेकर वो कब तक चलता है, 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने। ठीक है, और दुख की बात यह है कि इस बार कोरोना की वजह से वो 30 जून तक, ठीक है, कुछ कंपनीज के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कंपनी के लिए 30 जून मतलब 15 महीने का हो गया है अकाउंटिंग ईयर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, अभी मैं ये वाला जो है ना आप काट देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर हमारा सेम ही होता है। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर हमारा सेम होता है, दैट इज अप्रैल से लेकर अप्रैल टू मार्च। ओके, तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2019 में शुरू हुआ और 2020 में खत्म हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल 19 में आता है और 31 मार्च 2020 के अंदर आता है। ओके, क्या हम चल सकते हैं आगे, क्या हम चल सकते हैं, कोई चलते हैं? ठीक है, मैंने क्या कहा था, सैलरी हमने पे करी इस ईयर के अंदर, दैट वाज 2019-20, 2019-20 के अंदर मैं सैलरी पे करने जा रहा हूं, मैंने पे करी 1 लाख। ठीक है, सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू थी हमने पे नहीं करी, वो थी 20,000। ठीक है, ड्यू थी लेकिन हमने पे नहीं करी, तो बताओ मेरे एक्सपेंस के अंदर कितना आना चाहिए, मैं अपना खर्चा कितना मानूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैं अपना खर्चा 1 लाख मानूं, 20,000 मानूं, या 1,20,000 मानूं, या फिर 80,000? बताओ चारों में से मेरा ऑप्शन क्या क्या, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, जो आप चूज करोगे मैं आप पे विश्वास करूंगा। क्या होगा, सो 1,20,000 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने कौन से बेसिस फॉलो करे, कैश बेसिस। कौन से बेसिस फॉलो करे हैं, है ना भाई, आपने कैश बेसिस फॉलो करे हैं ना? अक्रूवल आपने अक्रूवल बेसिस फॉलो करे हैं, है ना, और हम अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करते हैं। ओके, ठीक है, अगर हम कैश बेसिस फॉलो करते तो आंसर 1 लाख आता। ओके, तो चलो भाई, तो आपको समझ आ गया कि अब आ जाते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में दोबारा से बात करते हैं। इसका हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा जनरली ये जो लाइन लिखवा रहा हूं मैं, ये उन बच्चों के लिए है जिनको हम प्यार से बोलते हैं, क्या लिखा मैंने, ये रट्टेबाज। हाँ शाबाश, लिखा है, ये जो मैंने लिखा है रट्टेबाज बच्चों के लिए ये टॉपिक करवा रहा हूँ, इनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या होता है। देखो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मेरी एक सैलरी ड्यू थी बट नॉट पेड, ड्यू थी बट नॉट पेड 10,000 रुपए। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या आता है, देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ध्यान से देखिए, यहां इसका इफेक्ट क्या आएगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, मेरा खर्चा कितना हुआ, 10,000 का, है ना, और खर्चा मेरी कैपिटल को क्या कर देता है,
कम। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? यस सर। मेरी कैपिटल को कम कर देता है। और क्या ये 10,000 मैंने पे कर दिया नहीं करे? ये मैंने पे नहीं करे। जो अमाउंट मेरा पे करना रह जाता है वो मेरे लिए क्या बन जाता है? उधार। उधार बोले तो लायबिलिटी। यही लायबिलिटी के अंदर ऐड हो गया। और जब हम लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं कुछ भी तो हम वहां लिख लेते हैं कि ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या ये? आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ आई बात? तो कर दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आज हम प्रीपेड एक्सपेंस भी कवर करेंगे। ये प्रीपेड क्या होता है बेटा? प्री का मतलब क्या होता है? पहले से ही जब हम पे कर देते हैं खर्चों को तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये अभी तक ड्यू नहीं हुए हैं, नॉट येट ड्यू। नॉट येट ड्यू सर मतलब ये ड्यू नहीं हुए, इसका मतलब क्या है बेटा? बेनिफिट्स अभी मिलने बाकी हैं। क्लियर है बात? बेनिफिट्स अभी मिलने बाकी हैं। समझ आइए आपको ये बात? तो अभी इसके बेनिफिट्स मिलने बाकी हैं। ठीक है, अभी बेनिफिट्स मिले नहीं है इसके। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? इस हिसाब से जिस चीज के बेनिफिट्स अभी हमें मिले नहीं है वो क्या बन जाती है? मिलेंगे। तो इट इज एन एसेट। ये हमारे लिए क्या होता है? इट इज एन एसेट। ये कौन सी एसेट होता है? करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट। ओके, क्लियर है बात? इसके अभी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, मिले नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पे करा, पेड ड्यूरिंग 2019-20। 2019-20 के अंदर मैंने रेंट पे करा 1,40,000। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडिंग ₹20,000 एज एडवांस। इसके अंदर 20,000 एडवांस रेंट है। तो बताओ 2019-20 का रेंट का एक्सपेंस कितना हुआ? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 1,40,000, 1,20,000, 20,000, 1,20,000 या 1,60,000। बताओ। 1,20,000। हाँ जी, 1,20,000। क्या आपने यही बोला? दिस इज द करेक्ट 1,20,000। हाँ 1,00,000, क्योंकि 1,40,000 तो उसका खर्चा है जो कैश बेसिस फॉलो करता है। हमने अभी बेनिफिट्स कितने के लिए हैं? 1,20,000 के। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंस 1,20,000 हुआ। तो यहां पर भी हमने एक्रूअल बेसिस फॉलो करा। ओके, तो अब हम चलते हैं। हाँ जी, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये देखो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। सेम बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेम बात, या छोटा सा एग्जांपल अलग। हाँ यही ले लो। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना? अब देखो भाई, जब आप रेंट पे करा तो रेंट इफेक्ट किस पर? कैश गया आपके पास से 1,40,000 कैश गया। क्लियर है बात? Yes, है ना भाई, 1,40,000 कैश चला गया। ठीक है जी, लेकिन आपके खर्चों के अंदर कितना शो होगा? कैपिटल कितने से कम होगी? सिर्फ 1,20,000। सर बाकी 20,000 बेटा, बाकी 20,000 अभी तो बात हुई है, वो आपका एसेट है। क्या है? एसेट। ये 20,000 जो है आपका एसेट है। ठीक है, इस एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट। क्या नाम है? प्रीपेड रेंट। समझ आ गई बात? इसको आप प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट कुछ भी लिख सकते हो। ये यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर आप देखें दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, तो दोनों साइड ये आ रहा है -1,20,000 और ये भी कितना आ रहा है? -1,20,000। ओके, लाइक हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। अब आप कहोगे सर ये एक्रूड इनकम क्या होती है? बेटा देखो, मैं एक दुकान पे काम करता था। ठीक है, वहां पर मुझे बोला गया कि बेटा ये है एडिडास की 1,000 टी-शर्ट्स, 1,000 टी-शर्ट इसे बेचना है। मैंने कहा ठीक है जी बेच दूंगा।
तो कह रहे अगर आप इसको बेचोगे, मुझे बोला गया अगर आप इसको बेचोगे तो हम आपको कमीशन देंगे हर टी शर्ट पे 100 रुपए, 100 ईच। ठीक है, मैंने क्या करा, 1000 की 1000 टी शर्ट बेच दी। ठीक है, अब मुझे चेक रिसीव हुआ, मुझे चेक रिसीव हुआ 80,000 का। कितने का? 80,000 80,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 1000 टी शर्ट बेच दी तो मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 1 लाख 1 मैंने lakh कितने पैसे कमाए? 1 लाख 80,000 80,000 80,000 कमाए। अगर मैंने नहीं 1000 1 लाख बेची तो 100 रुपए के हिसाब से कितने पैसे कमाए? 1 लाख। अब मैं उनसे लड़ पड़ा कि जी आपने मुझे 80,000 क्यों दिए, मेरे तो 1 लाख बनते हैं। समझ आ रही है आपको ये बात? Yes sir. ठीक है, तो जो बाकी के 20,000 जो मैंने कमा तो लिए हैं लेकिन मुझे अभी मिले नहीं है, उसको मैं बोलता हूँ एक्रूड। उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्रूड कमीशन। क्या बोलूंगा? एक्रूड कमीशन, या फिर मैं उसको कमीशन बोलूंगा एक्रूड इनकम। ओके, क्या आपको बात मेरी समझ आई? ठीक है, अभी पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, इनकम अर्न बट येट टू बी रिसीव्ड, अभी पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, और अगर आपको कोई पैसा मिलना बाकी है तो मतलब फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, और फ्यूचर में आपको कोई भी चीज अगर पैसा दे तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? Asset. क्या कहलाती है? Asset. एसेट। समझ आ गई बात? तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ये आपके लिए एसेट है। ओके, तो इनकम अर्न बट येट टू बी रिसीव्ड। अब इसका हम एक एग्जांपल करने वाले हैं फटाफट, तो इसके एग्जांपल पर चलते हैं। ठीक है, बाद में आप नोट कर लेना एग्जांपल। ठीक है, अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव ₹10,000। ठीक है, रेंट ड्यू या रेंट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। रेंट मैंने अर्न तो कर लिया था लेकिन मिला नहीं। कितना? 2,000। तो टेल मी व्हाट इज माय रेंटल इनकम, मेरी रेंटल इनकम कितनी मानी जाएगी? अब मुझे इतना बता। 12,000 12,000 एग्जैक्टली। मैंने कमाए तो 12,000 है ना, मैंने कमाए तो 12,000 है ना, और ये जो 2,000 है दैट विल बी कॉल्ड एक्रूड इनकम। क्या मानी? Accrued income. या फिर हम इसको एक्रूड रेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, समझ आया आपको? ये ले लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमें यहां पर एक्रूड कमीशन दे दी, एक्रूड कमीशन दे दी 5,000। ठीक है, और कमीशन रिसीव्ड दे दी, कमीशन रिसीव्ड दे दी 10,000। ठीक है, तो अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या आएगा, ध्यान से समझना। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। ठीक है, अब जब मुझे कमीशन मिली, कितनी कमीशन मुझे? 10,000। तो 10,000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा और मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 5,000 मुझे, मेरी इनकम तो हो चुकी है, मेरी इनकम तो हो चुकी है। ठीक है, मतलब इनकम मेरी कैपिटल को बढ़ाती है, राइट? ठीक है, लेकिन ये मुझे अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है। तो ये मेरे लिए एसेट्स के अंदर यहां पर हम दिखाएंगे कि जी ये पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, और फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। तो इसको हम दिखाएंगे एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन 5,000। ठीक है, एक्रूड कमीशन 5,000। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या इक्वल आ रही है? ये 10,000 Yes है, sir. ये 5,000 है, और ये कितना आ रहा है? 15,000। ठीक है, तो मेरा LHS किसके इक्वल हो गया? RHS। इज दैट क्लियर? कोई क्वेरी है तो पूछ लो। Unearned income. हाँ, आज हम एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम के बारे में जानने जा रहे हैं। मतलब ये वो पैसा है जो हमें मिल चुका है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन एडवांस में मिला है। इसका मतलब सर
क्या हमने इसको अभी तक कमाया नहीं है? यस, नॉट अर्नड येट। आपने अभी इसको अर्न नहीं करा है, आपको पैसा मिल गया लेकिन अर्न नहीं करा है। सर तो ये तो हमारे लिए टेंशन वाली बात हो गई, बंदा पैसा दे गया लेकिन हमने इसको अर्न ही नहीं करा। तो तभी तो बेटा ये आपके सिर पे एक तरह की लाइबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। लाइबिलिटी है। सपोज आपका दोस्त आपको कोई पैसे दे जाता है, कहता है बेटा संभाल के रखना, तो क्या आप उसको अपनी कमाई में कमाई मान लोगे? घर पे जा, सपोज मैं आपको 50,000 रुपए दे के चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा संभाल के रखना, काम करना ही नहीं करना ही आपको बाद में बताऊंगा, तो आप क्या कहोगे? पार्टी, सारे दोस्तों को कॉल करके बुलाओगे, कहोगे पार्टी है आज 50,000 रुपए मिल गए हमें, है? ऐसा तो नहीं करोगे ना? सो इट इज अ लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट Current लाइबिलिटी। liability. तो भी हमने बात करी वो करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी का पार्ट था। ओके चलो जी, अब हम इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि हम कमीशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कमीशन हमें रिसीव हुई थी, हमें कमीशन मिली, रिसीव्ड इन 2019-20 19 के अंदर हमें कमीशन मिली 50,000। ठीक है, इंक्लूडिंग ₹10,000 एज एडवांस। ठीक है, तो आपने मुझे ये बताना है कि मेरी कमीशन इनकम कितनी मालूम है? 40,000. शाबाश, तुम लोग तो ट्रेंड हो गए हो भाई, मुझसे ही पढ़ रहे हो कहीं और भी पढ़ रहे हो? रॉन्ग क्वेश्चन है। आराध्य, मुझसे ही पढ़ रहे हो ना तुम? यस सर। ओके, दीपक, चैतन्या, Yes. कैसे रहे? ठीक है, सो कमीशन इनकम हमारी 40,000 हुई। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, इसका अकाउंटिंग, ये रट्टेबाजों के लिए, ये मैं कर करके दिखा रहा हूं ताकि इनको समझ आ जाए। ठीक है, जिनको कंसेप्ट समझना है उनके लिए तो है ही है, लेकिन ये रट्टेबाजों को ऐसे समझ आता है, सर ये बता दो ये प्लस होगा माइनस होगा, हम तो रट के चले जाएंगे, जैसा आप कहोगे वैसा लिखाएंगे। है? अब देखो भाई, कमीशन हमें रिसीव हुई, कमीशन कितनी रिसीव हुई है? वो हमारे कैश को इंक्रीज करेगी। 50,000 रुपीज हमें मिले, पैसा तो 50,000 मिला है, लेकिन मेरी इनकम कितनी हुई है? 40,000 and liability 10,000. और बाकी जो 10,000 है ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? एडवांस, अभी कमाया नहीं है। और अनअर्न्ड कहां पर जाएगा? Liability. शाबाश। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ रही है। फटाफट इन चारों की समरी बना रहे हैं हम। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ये दोनों हमारे लिए क्या होती है? करंट प्रीपेड एक्सपेंस में हम एडवांस दे चुके हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस में हम एडवांस दे चुके हैं, मतलब हमने बेनिफिट लेने हैं। और एक्रूड इनकम में पैसा हमें वापस मिलना है। सो दिस इज द समरी। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम हमारे लिए करंट लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके बाद हम एक और टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसकी पार्ट 2 वाली क्लास के अंदर होगा। ठीक है, तो अब हम इसका एक और टर्म पढ़ लेते हैं। एक और टर्म बड़ी मजेदार टर्म है जिसका नाम मुझे बोलना नहीं आता, बोल के आप बताओगे। ठीक है, क्या लिखा मैंने? Depreciation. हाँ, Depreciation. ठीक है, डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, फॉल इन वैल्यू। जब भी किसी भी चीज की वैल्यू गिरती है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। ठीक है, और यहाँ पर वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? हमारे बिजनेस के अंदर तो एक ही चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? Assets. एसेट्स। तो हमारे पास जो एसेट है अगर उसकी वैल्यू गिर रही है, तो जो उसकी वैल्यू में फॉल हो रहा है, जो उसकी वैल्यू में फॉल हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? Depreciation. अब सर ऐसे कौन सी एसेट है जिसकी वैल्यू गिर रही है? तो बेटा उन एसेट्स को हम नाम देते हैं, कौन सी एसेट्स? Fixed assets. शाबाश, फिक्स्ड एसेट्स। सर ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? बेटा ये वो एसेट्स होती है जो हेल्ड, जो बिजनेस के अंदर हमारे होती है हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म।
ठीक है, पहली चीज, पहली कंडीशन, ये बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म है इन द बिजनेस, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये नॉट फॉर सेल होती है। इसे हमने खरीदा, बेचने के पर्पज से कभी खरीदा ही नहीं था। क्लियर है बात? तो जब भी कोई Yes, आपसे sir. पूछेगा बेटा फिक्स एसेट क्या होती है, तो आप उसको ये समझाएंगे कि ऐसी कोई भी एसेट जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म आप समझते हैं ना, लंबे समय के लिए, जिसकी लाइफ ज्यादा है, ठीक है, जनरली 1 साल से ज्यादा है। जैसे हमारा, इसके अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हम कंप्यूटर ले सकते हैं जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, लैंड, जमीन ले सकते हैं, बिल्डिंग। अच्छा, लैंड की वैल्यू कम नहीं होती इसलिए डेप्रिसिएशन से लिंक्ड नहीं है। मैं आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल, बिल्डिंग, मोटरसाइकिल हो गई या मोटर व्हीकल हो गया, कोई भी मशीनें हो गई किसी भी तरह की, ये सारी इनकी लॉन्ग लाइफ है और ये हम बेचने के लिए नहीं लेते, याद रहे, हमने इनमें से कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं ली। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने आसपास देखें, फर्नीचर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, किसी टूल्स हो गए किसी भी तरह के, मोबाइल फोन हो गए, वो भी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। ओके, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? तो जब इन एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मुझे एक बात, तो वैल्यू गिरना, वैल्यू गिरती क्यों है? वाई जब फॉलिंग वो वैल्यू? पुरानी हो जाती है। शाबाश, पहला रीजन दिया, पहला रीजन बहुत अच्छा था, जिसको हम बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? इफ्लक्स ऑफ टाइम। अगर इफ्लक्स का मतलब आपको नहीं पता तो आप गूगल करें, इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? टाइम का लैप्स हो जाना, पैसेज, पास हो जाना, चीजों का पुरानी हो जाना, ठीक है। और बताओ, और यूज्ड हो जाती, यूज्ड है वो, नॉर्मल भी, एग्जैक्टली यूज करते हो तो नॉर्मल वियर टीयर होता है ना भाई। टेयर एंड टेयर, यस और सर। क्या हो सकता है? एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ? चीजों की टेक्नोलॉजिकली चीजें बैकवर्ड हो चुकी है ना, या फैशन से बाहर हो गई है, अब वो कोई यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ज्यादातर लोग व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं और हम क्या यूज कर रहे हैं? स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना। तो हमारे पास भी व्हाइट बोर्ड हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड अब आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। तो जब चीजें आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट हो जाना, ठीक है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना। ओके, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना। बाकी हम इसको डेप्थ में, इस पे तो पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब मुझे आपको ये बताना था बस कि डेप्रीसिएशन का मतलब है वैल्यू का गिरना। तो डेप्रीसिएशन आपके लिए खर्चा हुआ या कमाई, मुझे ये बता दो बस। खर्चा। शाबाश, आपने पकड़ खर्चा। लिया, तो ये खर्चा हुआ। ओके, अब इसका हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जल्दी जल्दी हमने इसको पढ़ना है क्योंकि हमारा समय निकलता जा रहा है। अब देखिए, सपोज मैंने एक गाड़ी खरीदी, या गाड़ी नहीं, एक मशीन खरीदी, ठीक है, एक मशीन परचेज कर रहा हूं, मशीन परचेज फॉर ₹1,00,000, ठीक है, 1,00,000 की मशीन खरीदी और उस पर डेप्रीसिएशन लगना है, चार्ज डेप्रीसिएशन, आपने उस पर डेप्रीसिएशन लगाना है 10%। कितना लगाना है? 10%। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ देखिए, सबसे पहली हम एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी यहां लिखेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन, जब आपने मशीन खरीदी तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा कम होगा? कैश हो जाएगा कम, ठीक है। माइनस के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रैकेट डालते हैं। 1,00,000 से ब्रैकेट। कैश कम हो गया, उस 1,00,000 का आपने करा क्या? आपने 1,00,000 की क्या खरीद ली? मशीन खरीद ली, और मशीन आपकी एसेट होती है। ओके, क्लियर है? यस सर। समझ आया? ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। ओके, कैश गया और एसेट आ गई। अब उसके बाद जब आपने डेप्रीसिएशन लगाया 10%, तो आपकी 10% मशीन की वैल्यू कम हो गई, दैट इज 10,000। और क्योंकि मशीन की वैल्यू कम होना आपका खर्चा होता है, और खर्चा आपकी कैपिटल को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्लियर हो रही है बात? आपका यस कैश, सर। ठीक है, वैसे कैश कभी माइनस में जाता नहीं है, बट यहां पर मैंने पूरा एग्जांपल लिया नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर सिर्फ रेलिवेंट हम चीजें ले रहे हैं, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखें इन दोनों का जो टोटल आएगा वो -10 आ रहा है,
और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस का 10,000 आ रहा है, तो LHS किसके इक्वल आ गई, RHS। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फटाफट।